ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर महादेवी वर्मा जी आधुनिक काल की मीराबाई के नाम से जानी जाती है। छायावादी कवियों की प्रमुख स्तंभ है और हिंदी साहित्य जगत में उनके रेखा चित्र काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनके पास एक होल लॉट ऑफ कलेक्शन था पेट एनिमल्स का। कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि पीकॉक को भी, मोरनी को भी उन्होंने पाला है, गिलहरी, इस प्रकार गाय, इस प्रकार के कई जानवरों का एक कलेक्शन था उनके पास। उनको उनसे काफ़ी प्यार था और उनके बारे में उन्होंने कई अविस्मरणीय रेखा चित्र लिखे हैं। उनमें एक है सोना हिरनी। रेखा चित्र कैरेक्टर स्केच होता है, मतलब कि शब्द चित्र से ही आपके सामने किसी वस्तु, किसी स्थान अथवा किसी व्यक्ति का पूरा चित्र उभर कर आता है शब्दों के माध्यम से। आपको ऐसा लगता है आप उसे देख रहे हैं, आपके सामने एकदम सजीव वो खड़ा हो। तो ऐसे ही है एक रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी की सोना हिरनी। वैसे हम सब ने कभी ना कभी तो कोई ना कोई जानवर या पक्षी को पाल रखा होगा, लेकिन एक हिरनी को पालना अक्सर होता नहीं है। तो देखते हैं यहाँ हिरनी को पालने का उनका अनुभव क्या है। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। महादेवी जी लिखती हैं कि सोना की स्मृति अचानक मुझे आज हो आई। सोना एक हिरनी थी जिसे मैंने पाल रखा था और आज उसकी स्मृति मुझे अचानक हो आई। उसकी स्मृति हो आने का एक कारण है। मेरी एक परिचित हैं स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र बसु, उनकी पौत्री सुस्मिता ने मुझे एक खत लिखा है और खत में उसने क्या लिखा है कि पिछले साल मुझे अपने पड़ोसी से एक हिरण मिला था और बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, उससे हिल मिल गए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि हिरण जो है घने जंगलों में रहने वाला जीव है। अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान की ज़रूरत है। और सुस्मिता ने आगे लिखा, क्या कृपा करके उसे स्वीकार करेंगी? सुस्मिता ने मुझे लिखा है महादेवी वर्मा जी को कि कृपा करके उस हिरण को स्वीकार करेंगी। सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करें। क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे एक ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उसे कष्ट पहुंचाए। और सुस्मिता को अचानक मेरी याद आई, क्योंकि मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने घर में कई जानवरों को पालती हूँ और सुस्मिता जानती थी कि इस हिरण को अगर मेरे हवाले कर दें तो वो सुरक्षित रहेगा। वो लिखती है, मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। तो महादेवी जी लिखती हैं, वैसे मैंने कई साल पहले
ये एकदम से निश्चय ले लिया था कि अब मैं हिरण नहीं पालूंगी, क्योंकि मेरा अनुभव ही कुछ ऐसा था। हिरण पालने का मेरा अनुभव बहुत ही दुख भरी एक कथा है। तो इसलिए मैंने निश्चय किया था, ना बाबा, अब मैं हिरण नहीं पालूंगी। परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। लेकिन क्या करूं, आज मुझे उस नियम को तोड़ना ही होगा, नहीं तो सुस्मिता के पास जो ये हिरण है वो किसी और के पास चला जाएगा और न जाने उसे किस प्रकार के कष्ट को झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं अपने उस प्रॉमिस को तोड़ना चाहती हूँ। किस प्रॉमिस को? कि मैं आपसे हिरण नहीं पालूंगी। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी। अब देखिए महादेवी जी हमें उस सोना के बारे में, मतलब कि उन्होंने एक हिरण पाल रखा था कई साल पहले, और उस हिरण के बारे में वो हमसे कहती है, सोना भी अचानक मेरे पास आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। वो जब मेरे पास आई थी तो एकदम छोटी सी थी, उसने अपने शैशवावस्था भी पार नहीं किया था। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। कोमल था उसका शरीर, एकदम छोटा सा लघु शरीर था, और सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ थी। उसकी जो ऊपर की जो रोमावली थी वो एकदम सुनहरे रंग का, ऐसा लगता था रेशमी, एकदम सिल्की था वो। कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। मुंह एकदम छोटा सा था, आंख एकदम बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी झलक पड़ेगी। वो जब देखती थी तो हमें लगता था, इतना वाटरी था उसका आइस कि ऐसे लगता था कि वो अभी झलक पड़ेगी, उसकी आंखों से पानी अभी झलक पड़ेगा। उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर आंखों में कौंध जाती थी। हिरण आपको पता है बहुत तेज दौड़ने वाला एक जीव है, लेकिन शैशवावस्था में जो हिरण था जो मेरे पास आई थी, वो शैशवावस्था में वो हिरण थी और वो मेरे पास आई थी, और उसमें गति जो थी वो प्रसुप्त अवस्था में थी क्योंकि छोटी थी, और उसकी जो बिजली की लहर आँखों में कौंध जाती थी। मतलब कि उसकी आँखों में, आँख सजीले थे और ऐसा लगता था कि जो भी इसकी गति है वो प्रसुप्त अवस्था में है, और वो बिजली की लहर आँखों में दिखाई देती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। वो इतनी गोल्डन कलर की थी और उसे देखकर सब इतने प्रभावित हुए, जैसे हम किसी चंपक वर्णा रूपसी को सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम से संबोधित करते हैं, वैसे ही इसे भी संबोधित किया जाने लगा। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य निष्ठुरता गढ़ती है। उस हिरनी की ओर जाने से पहले, जब सोना हिरनी मेरे पास पहुंची थी, उससे पहले उस बेचारे हरिण शावक की जो जीवन में जो घटित हुआ था, वो एक ऐसी व्यथा कथा है जो मनुष्य नामक एक निष्ठुर जीव ही गढ़ सकता है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के महार्द मोती की। उसकी जो कथा है जो मैं कहने जा रही हूँ, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा हो, जैसे बहुत ही प्रेशियस स्टोन मिला हो उसकी कथा हो, और न ही कोई अथाह समुद्र के मोती की कथा हो, जैसे समुद्र के अंदर डीप जाने पर मोती मिलता है और वो बहुत रोमांचक होता है वो कथा। ऐसी नहीं है, इतना रोमांचक भी नहीं है सोना की कथा। निर्जीव वस्तुओं से मनुष्य अपने शरीर का प्रसाधन मात्र करता है, अतः उनकी स्थिति में परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ कथनीय नहीं रहता। परंतु सजीव से उसे शरीर या अहंकार का जैसा पोषण अभीष्ट है, उसमें जीवन मृत्यु का संघर्ष है, जो सारी जीवन कथा का तत्व है। देखिए, मनुष्य भी एक अजीब किस्म का जीव है। निर्जीव वस्तुओं से वो अपने शरीर का प्रसाधन मात्र करता है,
अतः उनकी स्थिति में परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ कथनीय नहीं रहता, इसलिए उसकी स्थिति में कुछ ज़्यादा कहने लायक नहीं है। परंतु सजीव से उसे शरीर या अहंकार का जैसा पोषण अभीष्ट है, उसमें जीवन मृत्यु का संघर्ष है, जो सारी जीवन कथा का तत्व है। मैं सोचती हूँ कि ये जो मानव है, निर्जीव वस्तुओं से अपने शरीर का प्रसाधन करता है। जैसे आप मोती की माला पहनते हैं या फिर बालियाँ पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, वो निर्जीव वस्तुएं हैं। या फिर कोई हीरे की जो अंगूठी पहन ली, तो उससे मनुष्य अपने शरीर का प्रसाधन तो कर लेता है। लेकिन सजीव वस्तुओं की और भी, सजीव मतलब जिसमें जीवन है, जो कुदरत की देन है, जिसका निर्माण हम नहीं कर सकते, उसके प्रति भी मनुष्य का जो लगाव बना रहता है, वो उसके अहंकार के पोषण का अभीष्ट है। वो उसके अहंकार को ही तुष्ट करता है। जिन्होंने हरितिमा में लहराते हुए मैदान पर छलांगें भरते हुए हिरणों के झुंड को देखा होगा, वही उस अद्भुत गतिशील सौंदर्य की कल्पना कर सकता है। अब देखिए, आप में से जिसने हरितिमा में लहराते हुए मैदान पर, जैसे एक बहुत ही ग्रीनरी हो, एक मैदान हो, आप कल्पना कीजिए एक मैदान है जो काफ़ी एक ग्रीनरी है और उसमें छलांगें भरते हुए हिरणों के झुंड, बहुत सारे हिरण, एक झुंड है, वो छलांग भर रहे हैं। देखने में कितना अद्भुत दृश्य है, गतिशील सौंदर्य है वो। उसकी कल्पना वही कर सकता है जिसने उस गति को एक बार तो कम से कम देखा हो। वो कैसा लगता है? मानो तरल मरकत के समुद्र में सुनहले फेन वाली लहरों का उद्वेलन हो। देखिए, यहाँ कवि हृदय महादेवी वर्मा जी ने उस हरे मैदान में, उस हरे घास से भरे मैदान में छलांगे लगाते हुए स्वर्ण रंग की हिरणों की जो कल्पना की है, उसे यूं किया है, मानो ऐसा लगता है तरल मरकत के समुद्र में, मरकत होता है जो ग्रीन कलर का प्रेशियस स्टोन होता है, उसके समुद्र में मानो सुनहले फेन वाली लहरों का उद्वेलन हो। उस मरकत रूपी मैदान में गोल्डन कलर का जो लहर उठता है, वो लहर क्या है और कुछ नहीं, ये हिरणों का झुंड है। काफ़ी गोल्डनिश कलर होता है हिरण। तो ग्रीन बैकग्राउंड में ये हिरणों का इस प्रकार लहराना, ऐसा लगता है मानो मरकत के समुद्र में सुनहले फेन वाली लहरों का उद्वेलन हो। परंतु जीवन के इस चल सौंदर्य के प्रति शिकारी का आकर्षण नहीं रहता। लेकिन अफसोस की बात है कि शिकारी जो है, जो मनुष्य शिकारी होता है, उसे जीवन के इस गतिशील सौंदर्य से कोई लगाव नहीं है। जब हिरण जिंदा होते हैं, वो इतना गतिशील होता है, उसमें एक सौंदर्य होता है, लेकिन उस सौंदर्य का आस्वादन शिकारी नहीं करते। अफसोस की बात है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि मनुष्य जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्क्रिय और जड़ बनाने के कार्य को मनोरंजन कैसे कहता है। मुझे अक्सर अफसोस होता है कि देखिए, मनुष्य जो जीव है वो इतना निष्ठुर है कि जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा को, जैसे हिरण हो या फिर कोई भी जीव जंतु हो, जब वो जीवित होता है तो कितना सुंदर होता है, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसे निष्क्रिय और जड़ बनाने के कार्य को, उस गतिशील जीव को अपने तीर से मार कर, जब शिकारी उसे घायल कर उसे मृत कर देता है, जब वो निष्क्रिय और जड़ बन जाता है, तो ऐसे कर्म को मनुष्य मनोरंजन कैसे कह सकता है? इसमें मनोरंजन की क्या बात है? एंटरटेनमेंट कहाँ है इसमें? मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं, अपवित्र भी मानता है। वैसे देखा जाए तो मानव मृत्यु को असुंदर ही नहीं, अपवित्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके विकट, अपवित्र, अस्पृश्य तथा भयजनक हो उठता है। जब आपका कोई अपना सगे संबंधी की मृत्यु हुई हो, तो भी हम उसे फिर डेड बॉडी ही कहते हैं, मृत शरीर कहते हैं, उसे अपवित्र मानते हैं, उसे अस्पृश्य, अनटचेबल मानते हैं, और वो भयजनक भी हो जाता है डेड बॉडी। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है, यह मैं समझ नहीं पाती।
तो महादेवी वर्मा उन मनुष्यों के प्रति ये सवाल उठाती है कि जब आप खुद मृत्यु को अपवित्र असुंदर मानते हो, तब उसे इस तरह बांटते घूमना, मतलब कि जो भी जीव जंतु है आप उसे मार देते हैं और तो उसे आप अपवित्र कर रहे हैं, तो असुंदर है वो। मृत्यु को आप असुंदर स्वयं मानते हैं, अस्पृश्य मानते हैं, भयजनक मानते हैं, तो उसे इस तरह बांटते घूमना वो किस प्रकार का मनोरंजन है, यह मैं नहीं समझ पाती। आकाश में रंग बिरंगे फूलों की घटाओं के समान उड़ते हुए और वीणा, वंशी, मुरज, जल तरंग आदि का वृंद वादन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो आकाश में जो रंग बिरंगे फूलों की घटाओं के समान पक्षी उड़ते हैं, ऐसा लगता है कलरफुल फूल बिखरे हों आकाश में। और उनकी जो वाणी होती है वो वंशी, वीणा, मुरज, जल तरंग ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली साउंड होती है इन पक्षियों की। हर एक पक्षी की अलग अलग साउंड होती है और ऐसा लगता है उन सब का सम्मिलित रूप से जब सुनते हैं तो वृंद वादन के समान लगता है, मानो ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। वो कितना सुंदर जान पड़ता है। मनुष्य ने बंदूक उठाई, निशाना साधा और कई गाते उड़ते पक्षी धरती पर ढेले के समान आ गिरे। अब मनुष्य ने क्या किया, बंदूक उठाई, निशाना साधा और झट से जो उड़ते गाते पक्षी थे आकाश में वो धरती पर ढेले के समान आ गिरे। किसी की लाल पीली चोंच वाली गर्दन टूट गई है, किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो गए और किसी के इंद्रधनुषी पंख बिखर गए हैं। और इस प्रकार के निशाना लगाने से क्या होता है, किसी पक्षी की क्या होती है, चोंच टूट जाती है, गर्दन टूट जाती है, पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो जाते हैं और किसी के रेनबो कलर के जो पंख होते हैं वो बिखर गए हैं। शत विशत रक्त स्नात उन मृत अर्ध मृत लघु गीतों में न अब संगीत है न सौंदर्य, परंतु तब भी मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। मैं सोचती हूँ इस प्रकार के गीत गुनगुनाने वाले सुंदर पक्षियों को मारकर, उसे शत विशत करके, उसे रक्त स्नात रक्त में भिगोकर, उसे मृत अर्धमृत कर कर, उसके लघु गीतों में संगीत जो था उसे नष्ट कर कर, ऐसे कर कर मनुष्य अपने आप को सफल मानता है और नाच उठता है। इसमें कौन सी सफलता है, इसमें नाचने लायक या खुश होने लायक क्या बात है? जब किसी सौंदर्यपूर्ण वस्तु को आप निर्जीव, मृत, अपवित्र बना देते हैं, जड़ बना देते हैं, उसमें खुश होने की क्या बात है? मैं यही सोचती हूँ। पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसी ही निष्ठुर है। पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य जो ध्वंस लीला करता है, जो तांडव नृत्य मनुष्य करता है निष्ठुरता से, वो काफ़ी निष्ठुर है। पशु जगत में हिरण जैसा निरीह और सुंदर पशु नहीं है। उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि हैं। देखिए, पशु जगत में अगर हम लें तो हिरण जैसी निरीह और सुंदर पशु, इतना ब्यूटीफुल है हिरण, उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि है। परंतु इसका भी गतिमय सजीव सौंदर्य मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। लेकिन उस हिरण की जो करुणा की चित्रलिपि है, उसमें जो गति है, उसमें जो सौंदर्य है, वो मनुष्य को मनोरंजन करने में असमर्थ है शायद। मानव को जो जीवन का श्रेष्ठतम रूप है, जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतनी वितृष्णा और विरक्ति और मृत्यु के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षण क्यों? अब महादेवी वर्मा आश्चर्यचकित होकर इस प्रकार की एक प्रश्न पूछती है कि मानव को जो अपने आप को जीवन का सबसे श्रेष्ठतम रूप मानता है, जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतनी वितृष्णा क्यों है, इतनी विरक्ति क्यों है, और मृत्यु के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षण क्यों है? जो जीवित वस्तु है उसे मृत बनाकर इतने खुश होने की बात क्या है? वो अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ जीव मानता है मानव, लेकिन दूसरे जीव जंतुओं में
मृत्यु को बांटते घूमना, इसमें कौन सी श्रेष्ठता है? तो इस प्रकार महादेवी वर्मा जी काफ़ी फिलोसफिकल होकर पूरे मानव जगत के प्रति एक प्रश्न उठाती है कि क्यों दूसरे जीव जंतुओं को हानि पहुंचाकर, उसे निर्जीव बनाकर, उसके गतिमय सौंदर्य को नष्ट करके तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो और नाच उठते हो और अपना मनोरंजन मानते हो। इसमें कौन सी श्रेष्ठता है, इसमें कौन सी सुंदरता है? तो इस प्रकार सोना हिरनी के जीवन की ओर आने से पहले महादेवी वर्मा के मानस पटल पर वर्षों पहले सोना हिरनी को पालने का जो उनका अनुभव है वो स्मृति जाग उठी। कैसे जाग उठी? जब आज सुस्मिता का खत आया और वो हमसे शेयर करती हैं कि कैसे मनुष्य एक निष्ठुर जीव है जो दूसरों में मृत्यु बांटता घूमता है और उसे श्रेष्ठ समझता है और इतना अपवित्र काम कर कर अपने आप को दूसरे जीवों से श्रेष्ठ जीव मानता है। तो हम देखते हैं सोना किस प्रकार महादेवी वर्मा के जीवन में आई। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। मानव समाज में हिरण का आना, हिरण का स्थान कहाँ होता है? अरण्य परिवेश में, वनस्थली में होता है, जहाँ वह स्वच्छंद रूप से घूम फिर सकता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा निष्ठुर जीव है जो जीवित वस्तु को निर्जीव बनाकर उसमें भी मनोरंजन या एंटरटेनमेंट पाता है। और मनुष्य की इसी निष्ठुरता के कारण अरण्य परिवेश और अपने स्वजाति को छोड़कर सोना को कहाँ आना पड़ा? मानव समाज के बीच आना पड़ा। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सद्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। हुआ यूं कि एक बार अलस भाव से एक प्रशांत वनस्थली में एक मृग समूह रोमंथन कर रहा था। निश्चिंत भाव से वे घूम रहे थे कि अचानक शिकारियों की आहट सुनी और वे चौंक कर भागने लगे। और हुआ यूं कि सोना की माँ उस समय सद्य प्रसूता थी, मतलब उसका डिलीवरी हाल ही में हुआ था, तो वो भागने में असमर्थ थी। सद्यजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अब शिशु भी भाग नहीं सकता था, तो इसलिए वैसे भी माँ भी तेज भागने में असमर्थ थी क्योंकि वो सद्य प्रसूता थी। अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दिए। अब देखो वो मृगी माँ ने क्या किया, अपनी शिशु को अपने ओट में छिपाकर, शिकारियों से छिपाकर वो भागी नहीं, वो अपनी बच्ची के संरक्षण में वहीं बैठ गई। अपनी बच्ची को, अपने मृग शिशु को अपनी ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में उसके प्राण चले गए। शिकारियों ने उस पर तीर चला दी। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपटे हुए शावक को जीवित उठा लाए। अब हुआ यूं कि सोना की माँ जो मृगी थी, जो सद्य प्रसूता थी, वो तो मर गई। उसका शिकारियों ने उसके जीवित शरीर को, उसके सुंदर जीवित चेतन शरीर को एकदम मृत बना डाला और देखा कि उस हिरनी के साथ उसके रक्त से सने, उसके ठंडे स्तनों से चिपटे हुए शावक है, छोटा मृग है, एक मृग शिशु है और वे उसे जीवित ही उठा लाए। अब ये क्यों जीवित उठा लाए? दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण, ये पता नहीं। दया तो उसमें है नहीं क्योंकि उसने उस मृग को मारा है। शायद कौतुक प्रियता के कारण उस छोटे मृग शावक को वे उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदै गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिला कर 2-4 दिन जीवित रखा। अब जो शिकारी है वो उस मृग शावक को घर ले आया और उनके परिवार की किसी गृहिणी ने
और बच्चों ने मिलकर पानी में दूध मिलाकर उसे पिला पिला कर 2-4 दिन जीवित रखा। सुस्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। अब जैसे आज सुस्मिता बसु को मेरी याद आई कि मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें काफ़ी और उनके प्रति मेरा जो प्यार और ममता है, सुस्मिता के जैसे ही एक बालिका को जो शिकारियों के परिवार में थी, उसे मेरा स्मरण हो आया और उस अनाथ शावक को वो मेरे पास ले आई। और वो एकदम मतलब कि उसकी हालत एकदम दयनीय थी। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी उस मृग शावक की, और वो अधमरा सा था। उस अवस्था में मेरे पास ले आए। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी। ये जो शावक है, मृग शावक, कौतूहलवश वो ले आए शिकारी अपने परिवार में, लेकिन वो अवांछित था। अवांछित मतलब अनडिसायरेबल। उसे पालने का उनका कोई उसे उसका लालन पालन करने का उनकी कोई इच्छा नहीं थी। वो तो बस कौतूहलवश ले आए, और उसके बचने की आशा भी एकदम धूमिल थी। स्लाइट आशा भी नहीं थी कि वो बच पाएगी। परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन मैंने उस मृग शावक को, जिसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, जो एकदम से दयनीय अवस्था में थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। वो एकदम उसका जो रोमावली था वो एकदम सिल्की गोल्डन कलर का था, और सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। अब उसे पालना उतना आसान नहीं था, क्योंकि एकदम उसकी अवस्था, शारीरिक अवस्था एकदम दयनीय थी। उसे दूध पिलाना था और फीडिंग बॉटल में पिलाना था। बकरी का दूध, ग्लूकोज सब एकत्र करके उस मृग शावक को पालने का जो अनुष्ठान है वो हमने आरंभ किया। और उसकी रोमावली एकदम स्निग्ध सुनहले रंग की थी, अतः सब उसे सोना कहने लगे। उसके रूप रंग के अनुसार ही उसे सोना पुकारने लगे। उसका मुख इतना छोटा सा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उसका मुंह इतना छोटा सा था कि फीडिंग बॉटल का जो निप्पल है वो उसके मुंह में समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। कैसे फीडिंग बॉटल से सक करके दूध पिया जाता है वो भी उसे नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई, उसे दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देख कर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आँखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। अब धीरे धीरे उसकी शारीरिक अवस्था बेहतर होने लगी। उसे दूध की बोतल से पीना आ गया, और यहाँ तक कि दूध की बोतल देखते ही वो एक्साइटेड हो जाती थी। और जो भक्तिन थी जो मेरी सहायता करती थी घर में, उसे बोतल साफ करते देखकर ही वह दौड़ आती थी और अपनी तरल चकित आँखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उस बोतल को वो आइडेंटिफाई करने लगी। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सट कर बैठना सीख लिया था। अब रात को मेरे पलंग के पाए से सट कर बैठ जाती थी, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अब वो जानवर है, वहाँ गंदा कर देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका भी अभ्यास हो गया। अंधेरा होते ही वह मेरे कमरे में पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। अंधेरा होते ही मेरे पलंग के पास आ बैठती। मुझसे उसका एक खास लगाव पैदा हो गया और सवेरा होने पर बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय
और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही। जो वहाँ विद्यालय में महिला विद्यापीठ में चलाती थी, वहाँ के और हॉस्टल के छात्रावास की जो स्टूडेंट्स थे, लड़कियाँ थीं, उनके निकट पहले वह तो एक कौतुक का कारण थी, क्योंकि एक हिरण को इस प्रकार अपने निकट पाना सभी के लिए मुमकिन नहीं है। नामुमकिन ही, दुर्लभ ही है। तो एक हिरण को अपने पास पाकर लड़कियां भी एकदम एक्साइटेड हो जाती थी। परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनके ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। अब धीरे धीरे सोना का हॉस्टल और स्कूल की जो लड़कियों से इतना मेल मिलाप हो गया कि सोना के बिना उनका मन किसी काम में नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। अब उसका एक नियमित रूप से टाइम टेबल सा हो गया। पहले दूध पीती, फिर भीगे चने खाती और कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को बैलेंस करके चौकड़ी भरती। और फिर क्या करती, हॉस्टल पहुंच जाती और हर एक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती, जैसे कोई वार्डन हो। हॉस्टल के हर एक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। अब जब जैसे सबको पता है लेडीज़ हॉस्टल में सवेरा क्या होता है, कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज़ की सफाई करती है। तो ये तो हॉस्टल का होता ही है क्रम। हर एक कमरे में बच्चे अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं। कोई बालों में कंघी करती है तो कोई साड़ी बदलती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है, तो कोई पूजा करती है। ये तो होता ही रहता है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती। अब सोना का नियमित रूप से हॉस्टल के हर कमरे का निरीक्षण करना एक क्रम सा बन गया था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। तो ये एक एंटरटेनमेंट हो गया। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते। ये हॉस्टल के मेस रूम में भी पहुंच जाती और वहाँ जब सोना पहुंचती तो सभी उसके पास पहुंचते, उसे प्यार करते, उसे कुछ खाना वाना खिलाते। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी वहाँ पहुँच जाते और कुछ ना कुछ तो उसे खिलाते ही। परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे। बिस्किट उसका फेवरेट था, बाकी सभी खाद्य पदार्थ उसे ज़्यादा पसंद नहीं था। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चरती और कभी उस पर लौटती रहती। अब हॉस्टल से निकलती, फिर बाहर आती और मैदान में कभी धूप चरती तो कभी उस पर लौट जाती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। अब ये आश्चर्य की बात है कि वो हिरण शावक सोना कैसे समझ जाती थी मेरा जो खाने का टाइम है। जैसे ही मैं भोजन के सामने बैठती, ये बाहर से अंदर आ जाती और मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त ना हो जाता। अब ये आश्चर्य की बात है कि हिरण कैसे ये समझ लेता है। कुछ चावल, रोटी आदि उसको भी प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। मैं भी कुछ ना कुछ अपने भोजन से उसे दे देती थी और वो उसकी इच्छुक भी थी, मुझसे सटी रहती, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा पसंद कच्ची सब्जी ही थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामने ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। अब घंटी बजती है। अब जो ये विद्यापीठ की घंटी है, स्कूल की जो घंटी है,
और प्रार्थना के मैदान में वो जब वो बजती है तो वह प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामने की कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। अब देखो, हॉस्टल में रूम्स में ऐसे चक्कर लगाती, निरीक्षण करती जैसे वो हॉस्टल की वार्डन हो। और यहाँ स्कूल में भी उसको सभी टाइम टेबल पता था, जैसे कब घंटी बजती है और कब बच्चे क्लासेस के अंदर जाते हैं। तो ये भी कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाने लगती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। स्कूल के जो छोटे बच्चे थे उनके साथ हमेशा खेलने का टाइम रहता था, इसलिए सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। अब ये छोटे बच्चे क्या करते, लाइन में खड़े हो जाते और सोना सोना पुकारते और ये उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। देखो, जैसे गेम्स का पीरियड होता है, खेल का जो पीरियड होता है, वो एक कक्षा के बच्चे खेल के मैदान में आते तो सोना उनके साथ खेलती। जब घंटी बज जाती तो वो बच्चे चले जाते तो दूसरा क्लास आ जाता। तो ये क्रम चलता रहता घंटों। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। मेरे प्रति उसका जो स्नेह प्रदर्शन था उसका एक अलग ही अंदाज था। जब मैं बाहर खड़ी होती तो वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जावे, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। ये देखो, ये क्या क्रम था उसका मेरे प्रति जो प्यार दिखाने का। मेरे ऊपर से छलांग लगाकर कूद जाती और अक्सर क्या होता था, देखने वालों को भय होता था कि कहीं उसके पैर मेरे सिर पर न लग जाए और मुझे चोट न लग जाए। परंतु सोना अपने पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से वो लांघ जाती थी कि चोट लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। अब देखो क्या क्या करती थी वो। जब मैं भीतर आती थी मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी चबा डालती। मेरी जो बालों की चोटी है वो कभी चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। जब वो मेरी बालों की चोटी चबाने लगती तो मैं उसे डांटती तो अपनी बड़ी गोल गोल आंखों से, चकित आंखों से ऐसे देखती, जिज्ञासा भरी, इतनी क्यूरियोसिटी। और वो अनिर्वचनीय है, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता कि उसकी गोल गोल चकित आंखों में क्या है, क्या लिखा है। वो एकटक घूरती और मुझे हंसी आ जाती। वो ऐसे घूरती, उसके घूरने में, उसकी गोल गोल आंखों को देखने से ऐसा लगता है कि वो मानो निष्कलंक होठ से पूछ रही है कि मेरा कसूर क्या है। तो मुझे हंसी आ जाती। कवि गुरु कालिदास ने अपने नाटक में मृगी, मृग, शावक आदि को इतना महत्व क्यों दिया है, यह हिरण पालने के उपरांत ही ज्ञात होता है। देखिए, कवि गुरु कालिदास ने अपने काव्य, अपने नाटक में ये मृगी, मृग, शावक आदि को इतना क्यों इम्पोर्टेंस दिया है, यह तो हिरण पालने के बाद ही मुझे पता चला। पालने पर वह पशु न रहकर ऐसा स्नेही संगी बन जाता है जो मनुष्य के एकांत शून्य को भर देता है, परंतु खीज उत्पन्न करने वाली जिज्ञासा से उसे
बोझिल नहीं बनाता। पालने पर वो पशु नहीं रह जाता, एक स्नेही संगी बन जाता है, जो हम में से कईयों को पता नहीं है, क्योंकि हिरण पालने का सौभाग्य हमें मिलता भी नहीं है, ऐसे वैसे नहीं मिलता है। लेकिन जिसने पाल रखा है उसके अनुसार वो पशु नहीं रह जाता, पालने पर एकदम स्नेही संगी बन जाता है, हमारा कंपेनियन बन जाता है, जो मनुष्य के एकांत शून्य को भर देता है। हमारे अंदर अगर कोई एकाकीपन है, उस शून्यता को भरने लायक वो मृग शावक उसके लायक है। परंतु खींच उत्पन्न करने वाली जिज्ञासा से उसे बोझिल नहीं बनाता। उसे पालने पर हमें कभी खींच उत्पन्न नहीं होता, उसके प्रति कभी गुस्सा या द्वेष हमारे मन में पैदा ही नहीं होता, क्योंकि उसकी आंखें इतनी अनिर्वचनीय जिज्ञासा से भरी होती है कि उसमें प्यार के अलावा, एक निष्कलंकता के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य से केवल नेत्रों से बात कर सकता तो बहुत से विवाद समाप्त हो जाते, परंतु प्रकृति को यह अभीष्ट नहीं रहा होगा। अब सोना को पालने के बाद मुझे लगा कि नेत्रों और नेत्रों से बात करना कितनी अच्छी बात है। जैसे मृग शावक के गोल गोल नेत्र देखकर हमें कभी उस पर गुस्सा करने का मन नहीं करता, केवल प्यार और निष्कलंकता झलकती है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि आदमी को भी अगर केवल नेत्रों से बात करने का होता तो कितना अच्छा होता। आदमी मुंह खोलता है तो द्वेष, अहंकार, ये सब झलकता है। केवल नेत्रों से बात करे तो अच्छा रहता, लेकिन प्रकृति को शायद अभीष्ट न रहा हो। संभवतः इसी से मनुष्य वाणी द्वारा परस्पर किए गए आघातों और सार्थक शब्दभार से अपने प्राणों पर इन भाषाहीन जीवों की स्नेह तरल दृष्टि का चंदन लेप लगाकर स्वस्थ और आश्वस्त होना चाहता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मनुष्य वाणी द्वारा एक दूसरे पर आघात पहुंचाता है, सार्थक शब्दभार से दूसरों को हानि पहुंचाता है। और कई बार ऐसा होता है, इस प्रकार के आघातों से मुक्ति पाने के लिए ये इन मृग शावकों के भाषाहीन स्नेह तरल दृष्टि को चंदन लेप के समान लगाकर अपने आप को स्वस्थ और आश्वस्त होना चाहता है। मानव दूसरों को अपनी भाषा के द्वारा, अपनी शब्द शक्ति के द्वारा आघात पहुंचाता है, और जो आघात मानव को मिलता है उसे मिटाने के लिए चंदन लेप के समान इन मृग शावकों की ये जो स्नेह तरल दृष्टि काफ़ी है। सरस्वती वाणी से ध्वनित प्रतिध्वनित कण्व के आश्रम में ऋषियों, ऋषि पत्नियों, ऋषि कुमार कुमारिकाओं के साथ मूक अज्ञान मृगों की स्थिति भी अनिवार्य है। मंत्रपूत कुटियों के द्वार को निहारकन चाहने वाले मृग रूंध लेते हैं। विदा लेती हुई शकुंतला का गुरुजनों के उपदेश आशीर्वाद से बोझिल अंचल उसका अपत्यवत पालित मृगछौना थाम लेता है। जब शकुंतला कण्व के आश्रम से विदा लेती थी, उस समय उसकी जो मृगछौना है उसके अंचल को थाम लेती है बड़े प्यार से। अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका मनोहर रूप से वर्णन किया है। शायद लेखिका कहती हैं कि शायद ऐसा है कि ऋषियों के आश्रम में, जहाँ हमेशा सरस्वती वाणी की ध्वनि प्रतिध्वनि गूंजती है, वहाँ इन मूक अज्ञान मृगों की स्थिति भी उतनी ही अनिवार्य है। एक तरफ ऋषि मुनि, ऋषि कुमार कुमारिकाएं सरस्वती वाणी को ध्वनि प्रतिध्वनित करती हैं, वहीं इस प्यार भरे नेत्रों वाले मूक मृगों की स्थिति भी उतनी ही अनिवार्य है। इन मृग शावकों का प्रेजेंस भी उन आश्रमों में उतना ही इम्पोर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम में ये हम देखते हैं कैसे शकुंतला विदा लेते समय जा रही थी अपने गुरुजनों के आशीर्वाद आदि को लेकर,
जाने जाने को हुई तो उसकी मृगछौना ने उसका अंचल थाम लिया। शकुंतला के प्रश्न करने पर कि कौन मेरा अंचल खींच रहा है, कण्व कहते हैं, कुश के कांटे से जिसका मुख छिद जाने पर तू उसे अच्छा करने के लिए हिंगोट का तेल लगाती थी, जिसे तूने मुट्ठी भर भर सांवा के दानों से पाला है, जो तेरे निकट पुत्रवत है, वही तेरा मृग तुझे रोक रहा है। शकुंतला जाने को हुई और उसे बहुत चाहने वाले उस मृग छौना ने उसके अंचल को थाम लिया। और जब शकुंतला पूछती है, अरे मुझे कौन रोक रहा है, तो कण्व ने क्या उत्तर दिया, अरे जिसके मुख छिद जाने पर तूने उसे ठीक किया, उसे हिंगोट का तेल लगाया, कुश के कांटे से जिसका मुख छिद गया था, और तूने जिसे मुट्ठी भर भर कर सांवा के दानों से पाला है, और जो तेरे निकट पुत्रवत है, मतलब तेरे लिए वो पुत्र के समान है, वही तेरा मृग तुझे रोक रहा है। तो ये इन काव्यों से पता चलता है, कालिदास के ज़माने से ही ऋषि मुनियों ने मृगों को पाल रखा है। इन मृग शावक, ये जो मृग शावक हैं, मनुष्य से काफ़ी हिल मिल जाते हैं। ये काव्यों से भी हमें पता चलता है। ये काव्यों में भी, ये संस्कृत नाटकों एवं काव्यों में भी एकदम स्पष्ट है कि ये जो मृग है वो मनुष्य के साथ हमेशा हमेशा घुलता मिलता रहा है, और उसका स्नेह प्रदर्शन किसी को भी आकर्षित करने लायक है। साहित्य ही नहीं, लोक गीतों की मर्मस्पर्शिता में भी मृगों का विशेष योगदान रहता है। साहित्य में ही नहीं, लोकगीतों में भी मृगों की जो विशेष योगदान है वो स्पष्ट झलकता है। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उनकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया। पशु जो है मनुष्य के निश्चल प्रेम से परिचित रहते हैं। उनकी जो सामाजिक पोजीशन है कि कौन, जैसे ये टीचर है या स्टूडेंट है, ये तो उन्हें पता नहीं। ये उन्हें पता नहीं कि मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मैनेजर हूँ, ये कुछ उन्हें नहीं पता। वो तो बस निश्चल प्रेम करते हैं हमसे। यह सत्य मुझे सोना से प्राप्त हुआ। अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। जो मैंने स्कूल चला रखा था विद्यार्थिनियों के लिए, उन सब की मैं गुरुजी थी, प्रिंसिपल थी, लेकिन सोना को इससे क्या लेना देना। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। वह तो मुझे उस ममतामयी माँ के समान मानती थी जिसने उसे दूध पिलाया था। फीडिंग बोतल जो उसके मुंह के पास ले जाकर मैंने यत्नपूर्वक उसे पिलाया था, और मेरे आँखों में जो स्नेह झलकता था केवल वही जानती थी। वो ये नहीं जानती थी कि मैं स्कूल में क्या पोजीशन रखती हूँ, बच्चे मुझसे मैं बच्चों की टीचर हूँ, वो ये सोना नहीं जानती थी। उसका उससे कोई लेना देना भी नहीं था। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। अगर उसे लगा कि वो मेरे सिर के ऊपर से कूदना चाहती है, स्नेह प्रदर्शन करना चाहती है, तो वो कूदेगी ही। ये उसके लिए मस्ट था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है, और स्वामी की स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है, और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। अब देखिए, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे हम में से कईयों ने पाल रखा है, और हम कुत्ते के बारे में सबसे अधिक जानते हैं। और कुत्ता क्या होता है, स्वामी और सेवक का अंतर भली भांति जानता है। स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा पहचानता है। हम उसे प्यार से बुलाते हैं तो पूंछ हिलाते हुए आ जाता है हमारे पास, और गदगद होकर निकट आ जाता है। और हमारा जब टोन बदल जाता है, कई बार तो ऐसा होता है हमारी दृष्टि जब बदल जाती है, तब कुत्ता दुबक कर कहीं दूर सभीत बैठ जाता है।
पर हिरण यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है। लेकिन हिरण की यही एक विशेषता है, क्रोध क्या है ये वो नहीं जानता। यदि उस पर क्रोध किया जावे तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भर कर पालने वाली की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा। अब अगर हम उस पर गुस्सा करें तो वो अपनी गोल गोल आंखों को चकित रूप से ऐसे देखेगी कि हमें हंसी आ जाएगी, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। और उसकी गोल गोल पानीदार आंखों में ऐसा प्रश्न झलकेगा कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है, जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। कुत्ते की तरह ये जो मृग शावक है वो गुस्सा नहीं पहचानता, वो केवल स्नेह पहचानता है और अपनी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। अगर कभी उस पर क्रोध किया भी जाता है तो वो अपनी गोल चकित पानीदार आंखों से उसमें विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहता है। और हमें उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो पूछ रहा हो क्या यह उचित है कि तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तो इस प्रकार हमने देखा सोना का एक सजीव चित्र महादेवी जी हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। केवल सोना का ही नहीं, मृग शावक को पालने का जो उनका अनुभव है उससे हमें भी उसकी जानकारी हमें भी मिलती है। हम भी अवगत होते हैं कि आखिर ये जो मृग है उसे पालना, उसकी अनुभूति क्या होती है, उसका स्नेह प्रदर्शन कैसा होता है, उस पर गुस्सा करने पर क्या होता है और वो कैसे मानव से हिल मिल जाता है। वैसे है तो वो एक ऐसा जानवर जो अरण्य स्थली में घूमने वाला है, लेकिन जब मानव समाज के साथ घुल मिल जाता है तो वो कैसे एकदम स्नेह का पात्र बन जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर महादेवी वर्मा जी, जिन्हें जीव जंतुओं से बेहद लगाव था, उन्होंने कई जीव जंतुओं को पाल रखा था और हमने देखा कैसे एक हिरण को पालने का उनका अनुभव एक अलग सा ही था। वे कैसे ये तुलना करती है कि जैसे कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की मुद्रा को तुरंत पहचान लेता है, लेकिन हिरण वो अंतर जानता ही नहीं। अगर उस पर क्रोध किया जाए तो भी वो अपनी चकित गोल गोल आंखों से विस्मय भरी दृष्टि से देखने लगता है और मानो हमसे पूछ रहा हो कि क्या यह उचित है कि तुम मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। तो ये एक अलग सी एक जानकारी है हिरण के बारे में। हिरण को पालने वाले बहुत ही कम हैं, विरले हैं, और उनमें भी पालने वाले का अनुभव से हमें ये पता चलता है कि अन्य जानवरों की तरह हमारा अर्थात स्वामी का क्रोधित होना भी उसे नहीं मालूम है। इतनी निष्कलंकता है मृग में। वो कहती हैं, मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत वसंत, कुत्ती फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। देखिए, जो मेरी जो पहले से ही बिल्ली थी गोधूली, हेमंत वसंत 2 कुत्ते थे, एक कुतिया थी फ्लोरा, उन सबको मेरा प्यार लगातार मिलता था और अचानक हमारे बीच सोना को देखकर, उस अतिथि को देखकर कुत्ते बिल्ली सभी खुश नहीं थे। लेकिन फिर सोना का स्वभाव ही ऐसा था कि थोड़े ही दिनों में उसने सबसे सख्य स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। उनका एक खेलने का क्रम शुरू हो गया था। सोना घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर। जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भर कर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते।
अब ये सोना का इन पालतू जानवरों के साथ खेलना एक क्रम सा बन गया था, और वो वो भी उसमें इतनी तन्मयता से भाग लेती थी, और कुत्ते बिल्ली भी उसके साथ इतने हिल मिल गए थे कि ये भाग दौड़ का खेल चलता रहता था, उछलना कूदना चलता रहता था। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। अब देखो, वर्ष बीत गया, 1 साल हो गया, और सोना एक शावक थी, हरिण शावक थी, छोटी सी एक हरिण शावक थी, और वो हरिणी में परिवर्तित होने लगी। उसका जो शारीरिक परिवर्तन था वो स्पष्ट झलकने लगा। उसके शरीर के पीताभ रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगे। उसके जो शरीर के जो पीले कलर के जो रोएं थे वो अब ताम्रवर्णी झलक देने लगी, ऐसी कॉपरिश कलर देने लगा। टांगें अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। और ये जो शारीरिक प्रक्रिया थी देखने लायक थी। उसकी टांगें अधिक सुडौल होने लगी, और उसके जो खुर हैं, जो उसके नेल्स हैं पाँव के, उसमें कालेपन की चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। उसकी जो ग्रीवा है, उसका जो नेक है, वो अधिक बंकिम और लचीली हो गई, एकदम सॉफ्ट और हैवी होने लगा। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में मिलती थी। उसका पीठ, वो भी भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता उसमें दिखाई देने लगी। सबसे अधिक विशेषता तो इस बात में थी कि उसकी आँखों और उसकी दृष्टि में, आँखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक, और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरन हो। देखो कैसे ये इस शब्द चित्र के द्वारा, इस पैराग्राफ में खास करके सोना का शब्द चित्र, सोना को सजीव हमारे सामने खड़ी करती है महादेवी वर्मा जी। वो कहती है, आँखों के चारों ओर खिंची जो कज्जल कोर है उसमें नीले गोलक दिखाई देने लगे, और दृष्टि ऐसे लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरन हो। एक ब्लूइश टिंट उसकी आंखों में आ गया था। संभवतः अब उसमें वन तथा स्वजाति का स्मृति संस्कार जागने लगा था। शायद अब वो बड़ी हो गई थी, और उसमें अपने वालों के साथ घुल मिलने का जो, स्वजाति के साथ घुलने मिलने का जो इच्छा, घुलने मिलने की जो इच्छा थी वो शायद जाग गई थी। प्रायः सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। अब ये जो बदलाव था सोना के स्वभाव में, वो महादेवी वर्मा जी ने ठीक से, एकदम से पहचान लिया। उन्हें लगा कि अब ये बड़ी हो गई है, इसे अपने स्वजाति के साथ घुलने मिलने की इच्छा है। तभी वो अक्सर सूने मैदान में अपने गर्दन को ऊंची करके मानो किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। हमें देखने वाले को ऐसा लगता कि वो अपने स्वजाति के लोगों की प्रतीक्षा कर रही है। वासंती हवा बहने पर यह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो उठती। हवा जब बहती तब उसकी ये जो मूक प्रतीक्षा है वो और मार्मिक हो उठती। शैशव के साथियों और उनकी उछल कूद से अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता था। उसके शैशव के साथी कौन थे? कुत्ते बिल्ली वगैरह। अब देखिए, वो बड़ी हो गई थी तो उसमें अपने स्वजाति के अन्य मृगों से मिलने की जो इच्छा है वो स्वाभाविक रूप से जाग जाती होगी। अब उसके मन में शैशव के साथियों से के साथ उछलना कूदना उसके मन में उतना मनोरंजन नहीं पैदा कर रहा था जैसे पहले करता था। अतः उसकी प्रतीक्षा के क्षण अधिक होते जाते थे। वो मानो मूक रूप से मैदान की ओर देख कर मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में
4 बच्चों को जन्म दिया। तो इस बीच हमारी जो कुतिया थी फ्लोरा, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। अब फ्लोरा इनके साथ अधिक खेलने नहीं आ सकती थी। वो अपने बच्चों के देखभाल में उसने 4 बच्चों को, पिल्लों को जन्म दिया था और वो अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। एक दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। अब देखो, सोना फ्लोरा को चाहती थी, सोना ढूंढने लगी फ्लोरा को, लेकिन जब फ्लोरा नहीं दिखाई दी और उसने खोज निकाला, वो खोजती रही और उसने खोज निकाला और उसने पाया कि 4 लघु जीवों से घिरी है फ्लोरा। तो उसके जो नेत्र हैं वो एकदम और विस्मय से भर गए और वो चकित और गंभीर विस्मय की मुद्रा में उन्हें देखने लगी। एक दिन देखा, फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। अब देखो, एक दिन एकदम मैं चकित हो गई। मैंने देखा, अक्सर हमको पता है, जिन्होंने भी कुतिया पाल रखा है, हमें पता है जब कुतिया पिल्लों को जन्म देती है तो काफ़ी एग्रेसिव होती है। अपने पिल्लों के पास किसी और को फटकने भी नहीं देती, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसके बच्चों को कुछ उठा ना ले जाए। लेकिन यहाँ देखो, आश्चर्यचकित होने की बात है कि एक बार मैंने देखा कि फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना क्या कर रही है, फ्लोरा के बच्चों के पास निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद करने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। अभी जो पिल्ले थे, 4 पिल्ले, वो सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। अब देखो, मात्र सहज जो भावना है वो हिरण में भी है, फ्लोरा में भी है। अब वो उसका एक नियमित सा क्रम बन गया कि वो रोज़ पिल्लों के बीच लेट जाती और पिल्ले उसके अदर में दूध खोजने लगते। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, वसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास पटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। सबसे आश्चर्य की बात ये थी, सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि फ्लोरा जो है वो दूसरे जो कुत्ते, हेमंत, वसंत या फिर जो बिल्ली है गोधूली, उन पर अधिक विश्वास नहीं करती थी, उन पर विश्वास ही नहीं करती थी। उन्हें उनके संरक्षण में अपने बच्चों को छोड़कर वो नहीं जाती थी, लेकिन सोना के संरक्षण में छोड़कर निश्चिंत भाव से आश्वस्त होकर इधर उधर घूमती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही। अब ये पिल्ले धीरे धीरे बड़े होने लगे तो इनके खेल में पिल्लों को भी शामिल किया गया। सोना के पीछे पीछे घूमने वाली जो सेना में ये पिल्ले भी सम्मिलित हो गए और वो इतनी खुश थी कि इस वृद्धि के उपलक्ष्य में वो आनंदोत्सव मनाने के लिए वो मानो मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रहती। पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन, संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियाँ फिर लौट आई। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये आनंदोत्सव पुराना पड़ गया तो उसकी शब्दहीन, संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियाँ फिर लौट आई। मतलब मैंने ये नोट किया कि वो बड़ी हो गई है, अब वो मृग शावक नहीं रह गई है।
वो हिरनी में बदल गई है और उसका भावुक मन अपने स्वजाति के हिरणों से मिलने के लिए लालायित हो रही थी। कुछ दिनों के लिए फ्लोरा के बच्चों से उसका मन उलझा रहा, लेकिन अब वो फिर अपने स्वजाति के लोगों से मिलने की इच्छा शायद रख रही है। तभी वो इतनी मूक और अज्ञात एक दुख में तभी वो इतनी शब्दहीन हो जाती है, एक संज्ञाहीन प्रतीक्षा की घड़ी में फिर लौट जाती है वो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कैसे सोना का शारीरिक और मानसिक वर्णन महादेवी जी शब्दों के द्वारा खींच डालती है। उसका शारीरिक वर्णन तो बखूबी उन्होंने किया है, और दूसरी तरफ उसके मानसिक जो वेदना है, अपने स्वजाति के मृगों से न मिल पाने का जो दुख है, उसे भी महादेवी वर्मा ठीक पहचान लेती है और अपने शब्द चित्र में कितने बखूबी से हमारे सामने पेश करती है। महादेवी वर्मा जी का जो रेखा चित्र है सोना हिरनी, जिसमें उन्होंने मनोहर रूप से एक हिरनी का वर्णन किया है, उसके शारीरिक और मानसिक अवस्था का वर्णन बखूबी हमारे सामने शब्दों के द्वारा ऐसे खींच दिया है मानो हिरनी हमारे सामने खड़ी हो। हमें ऐसा लगता है सोना से हमें इतना अधिक परिचय हो गया है और लगाव भी हो गया है। अब देखते हैं, ये उसके आखिरी भाग की ओर आ रहे हैं और ये अलग ही कहानी लेती है। हिरन पालने का उनका जो अनुभव है काफ़ी त्रासद हो जाता है यहाँ पहुँचते पहुँचते। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। गर्मियों की छुट्टियाँ थी और मेरा कार्यक्रम बना कि मैं बद्रीनाथ यात्रा पर जाऊं। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास कम करती हूँ। वैसे अपने पालतू जीवों के कारण मैं ज़्यादा प्रवास नहीं करती। मुझे हमेशा उनकी चिंता लगी रहती है। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। वो क्या है, उनकी देख रेख के लिए मैंने सेवक लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़कर मुझे उनसे इतना लगाव है, उनके बारे में इतना ख्याल रहता है कि उन्हें छोड़कर मैं कभी आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप जो कि मेरा नौकर आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी। मेरे पालतू जीवों में जो फ्लोरा थी, कुतिया, उसे अपने साथ ले जाने का कार्यक्रम बना। कहाँ ले जाने का? बद्रीनाथ। गर्मियों की छुट्टियाँ थी और मेरा कार्यक्रम बना कि मैं बद्रीनाथ जाऊँ। वैसे मैं अपने जीवों को छोड़कर ज़्यादा प्रवास नहीं करती थी, तो इस प्रकार मेरा बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम बना। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो गए थे। अब हॉस्टल बंद था क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां थी। अब सोना का जो नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप था, हॉस्टल जाती थी, हर एक कमरे में घुसकर वहाँ की छात्राओं से मेल मिलाप करती थी, तो वो जो कार्यक्रम था उसका नित्य का, वो भी बंद हो गया था क्योंकि समर हॉलीडेज था। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः उसके आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था। अब मेरी उपस्थिति, मैं भी नहीं थी वहाँ, हॉस्टल भी बंद था, तो सोना के लिए क्या हुआ, उसके आनंदोल्लास के लिए जो भी अवकाश था वो सब खत्म हो गया। हेमंत वसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। हेमंत और वसंत जो कुत्ते थे, उन्हें मेरी यात्रा के बारे में जैसे ही मैं तैयारियां करती थी, उन्हें पता चल जाता था कि ये कहीं जाने वाली हैं। वे परिचित थे मेरी अनुपस्थिति से। वे मेरी अनुपस्थिति से परिचित थे क्योंकि इससे पहले भी मैं जब भी प्रवास जाती, वो उन्हें पता है मैं कहीं जा रही हूँ और वापस आती हूँ। होलडोल बिछाकर उसमें बिस्तर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंकने तथा क्रंदन की ध्वनियों के सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपालंब देने लगते। अब देखिए, हेमंत वसंत को पता है, जैसे ही मैं अपने बेड होल्डर जो होल्डोल है उसे बिछाती हूँ, उस पर बिस्तर रखती हूँ,
उन्हें पता चल जाता है ये कहीं दूर जा रही है, क्योंकि उन्होंने ये देख रखा है और कुत्तों को ये पहचानने की शक्ति भी होती है। वो बिस्तर पर लेट जाते हैं और मुझे पैक करने देते ही नहीं हैं, भौंकने लगते हैं, रोने लगते हैं, रोने की ध्वनियाँ मानो क्रंदन कर रहे हों और उस स्वर में मानो मुझे उपालंब देते हैं कि तुम क्यों जाती हो हमें छोड़कर। उनके भौंकने और उनके क्रंदन के स्वर में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो मुझे उपालंब दे रहे हैं कि हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो। यदि उन्हें बांध न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक जा पहुंचते। अब देखिए, अगर उन्हें उन हेमंत और वसंत को देखिए अगर हेमंत और वसंत को बांध कर नहीं रखा जाता तो क्या होगा, वो पीछे पीछे दौड़कर मेरे गाड़ी, एक तो मेरे कार में बैठ जाएंगे या फिर पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। परंतु जब मैं चली जाती तब वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते। और जब मैं चली जाती हूँ तो एकदम उदास हो जाते हैं और प्रतीक्षा करने लगते हैं, जैसे अक्सर कुत्ते करते हैं, अपने स्वामी की प्रतीक्षा करते हैं। सोना की सहज चेतना में मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। इसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। सोना की जो चेतना में उसकी जो सोना की जो सहज चेतना बोध है, उसमें शायद उसने ये तो पहचान लिया कि मैं कहीं जा रही हूँ, मैं किसी यात्रा पर निकल रही हूँ, लेकिन उसे मेरे प्रत्यावर्तन का बोध नहीं था कि मैं वापस आ जाऊंगी, इसका बोध नहीं था। वो एकदम, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो एकदम निष्कलंक सी जीव है। गुस्सा करने पर भी उसे ये नहीं मालूम होता कि हम उस पर क्रुद्ध हो रहे हैं। इसलिए क्या था, उसकी सहज चेतना में मेरी यात्रा का बोध था, लेकिन न प्रत्यावर्तन का। मैं वापस आ जाऊंगी, ये उसके चेतन अवस्था में, उसके बोध तल पर मानो वो समझ ही नहीं पाई। इसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। इसलिए ये मेरे लिए स्वाभाविक था। मैं जान गई थी कि उसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, वो निराश है, और विस्मय का अनुमान मैं लगा सकती हूँ। वो अपने मतलब कि अपने गोल गोल आँखों से ऐसे देख रही थी, तो मुझे मालूम हो गया कि उसे लग रहा है कि मैं उसे छोड़ कर जा रही हूँ। लेकिन जैसे मेरे कुत्ते और बिल्ली को पता है कि मैं छोड़ कर जाती हूँ तो वापस भी आ जाती हूँ, इस बात का बोध शायद सोना को ना था। पैदल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। अब देखो, मैंने बद्रीनाथ पैदल चलकर तय करने का निश्चय किया था और इसके कारण ग्रीष्मावकाश ही समाप्त हो गया, मतलब समर वेकेशन पूरा उसमें निकल गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आई तो मेरे सारे बिछड़े हुए पालतू जीव एकदम खुशी खुशी कोलाहल करते हुए वहां पहुंच गए। गोधूली, जो कि मेरी बिल्ली थी, कूद कर कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। अब देखिए, कुत्ते बिल्ली सभी मेरी चारों ओर आकर अपनी खुशी जाहिर करने लगे, लेकिन मेरी दृष्टि कहाँ थी? सोना को खोजने में लगी थी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? अब मैं उसका उल्लास व्यक्त करने का एक ढंग क्या था? मेरे सिर के ऊपर से छलांग लगाना, और वो वहाँ नहीं दिख रही थी। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। अब देखिए, मैंने पूछा सोना कहाँ है, तो माली आंखें पोंछने लगा, उसकी आंखें भर आई, और चपरासी और चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला।
अब देखिए, मैं इतनी बड़ी यात्रा के बाद वापस आई थी और आते ही कोई दुखद समाचार वे लोग मुझे देना नहीं चाहते थे। लेकिन माली इतना भावुक था, उसकी आंखें भर आई और बिना बोले ही मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। और बाद में पता चला, उन्होंने सब बातें कही कि मैं तो चली गई और मैं अपने साथ फ्लोरा को भी ले गई थी। अब हम दोनों के अभाव और सन्नाटे के कारण, क्योंकि हॉस्टल भी बंद था तो छात्राएं भी नहीं थी, तो सोना पर मानसिक रूप से क्या हुआ, वो इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर कुछ खोजती सी प्रायः कॉम्पाउंड से बाहर निकल जाती थी। वो मतलब कि तो देखिए कैसे हिरण को हमारा सामीप्य बहुत ज़रूरी होता है। मेरे अभाव के कारण, फ्लोरा के अभाव के कारण उसमें इतनी अस्थिरता आ गई थी कि कई बार वो कॉम्पाउंड से बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उससे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। अब देखिए, अगर कॉम्पाउंड से बाहर निकल गई तो उसके जान का खतरा था, क्योंकि हिरनी को पालने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, कहीं उसके मांस पर किसी की नज़र पड़ जाए, उसे मार खाने की चिंता हो जाए, या फिर उसके खाल पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आदमी तो बहुत ही निष्ठुर होता है। तो इसीलिए इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। अब माली को क्या लगा कि हिरनी है, ये बाहर चली जाएगी तो कहीं कोई इसे पकड़ कर न ले जाए, इसे मार काट कर खा न ले। तो इसी आशंका से माली ने क्या किया, उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे बांध रखा था और क्या उसे क्या लगा पता नहीं, उसे मतलब कि कोई डिप्रेशन जैसे हो गया सोना को। वो इतनी ऊंचाई तक उछली और वो भूल गई कि वो रस्सी से बंधी हुई है, और रस्सी से बंधे होने के कारण वो मुख के बल पर धरती पर आकर गिर गई, और वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। वो उसकी अंतिम सांस थी और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहले रेशम की गठरी के शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए, और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। देखो, एक ऐसे छलांग उछली और उसे पता नहीं था, वो भूल गई थी कि वो रस्सी से बंधी थी, तो औंधे मुंह आकर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। और उसे उसके सोने से रेशम की गठरी के शरीर को सब गंगा में प्रवाहित कर आए। और इस प्रकार क्या है, उस निर्जन वन में जन्मी लेकिन जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का इस प्रकार अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि हिरण नहीं पालूंगी। ये सब सुनकर मैंने एकदम से निश्चय किया, हिरण इतना सेंसिटिव मृग है, इतना इमोशनल है, उसे मैं नहीं पालूंगी। क्योंकि कुत्ते बिल्ली को आप छोड़कर भी चले जाएं तो वापस आ जाते हैं, तो ऐसा इमोशनली उनका ट्रेजेडी नहीं होता है। पर संयोग से फिर हिरण ही पालना पड़ रहा है। देखिए, उनका मन, हिरण के प्रति उनका अपार स्नेह है, लेकिन डर भी है। अब डर के कारण, भय के कारण हिरण न पालने का निश्चय उन्होंने कर रखा था, लेकिन आज सुस्मिता के खत ने उन्हें फिर से इस बात के लिए मजबूर किया कि वे फिर एक बार हिरण पालेंगी, क्योंकि उनके मन में जीव जंतुओं के प्रति अपार स्नेह है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुस्मिता को ना कहने पर उस हिरण को कोई और ले जाए और उससे बुरा बर्ताव करे, ये भी उनसे सहन नहीं होता। तो महादेवी वर्मा जी के का जो ये रेखा चित्र है, काफ़ी टचिंग निकला, और हिरण के बारे में हमारी जानकारी हम और आप दोनों के लिए एक नई जानकारी थी। और रेखा चित्र क्या है,
रेखा चित्र में कैसे शब्दों के द्वारा इतना मनोहर रूप से चित्रण होता है, ये हमने सोना हिरनी में देखा। वैसे अगर आपको टाइम मिले तो इनकी जो नीलकंठ मोर, पीकॉक के बारे में, मोर के बारे में, मोर और मोरनी को पालने का उनका जो अनुभव था, फिर गिल्लू, ये सब ज़रूर पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।